ओके दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए सेल के बारे में स्टडी करेंगे। सेल जो है यूनिट ऑफ लाइफ होती है, जीवन की इकाई होती है, जो संरचनात्मक, स्ट्रक्चर, मूलभूत, फंडामेंटल और क्रियात्मक, फंक्शनल और आनुवंशिक इकाई है। क्या है? सेल जो है मानव की या जंतुओं की स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल, फंक्शनल और जेनेटिक यूनिट है। इससे आप जेनेटिक का अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी स्पीसीज़ का। जैसे हमारा डीएनए है, हमारे बच्चों में हमारा डीएनए, उनके बच्चों में उनका डीएनए, हमारे माता पिता का हमारे अंदर, ये सब जेनेटिक्स से आप डिकोड करके, डीएनए को डिकोड करके सारी जानकारी देख सकते हैं। और वो सब कहाँ दिखेगी आपको? सेल में दिखेगी। कहाँ दिखेगी? सेल में दिखेगी। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं तो कुछ क्वेश्चन जो है सिंगल वर्ड्स में बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज किसने की? हु इज डिस्कवर्ड बाय सेल? तो सेल की खोज की थी, हु इज डिस्कवरी बाय सेल, तो सेल का डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल को, रॉबर्ट हुक ने सेल को 1665 में, 1665 में इसे डिस्कवर किया था। लेकिन जब इसे खोजा था, सेल को खोजा था, वो कैसी थी? डेड थी, मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका थी। जब सेल को खोजा था तो वो कैसी थी? मृत कोशिका थी। तो रॉबर्ट हुक ने अपनी एक पुस्तक, ठीक है, माइक्रोग्राफिया, इनकी बुक थी, रॉबर्ट हुक की एक बुक थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में इन्होंने वर्णन किया है और सेल शब्द नहीं दिया था। याद रखना, सेल शब्द किसी और ने दिया है। सेल शब्द नाम ना देकर इन्होंने क्या नाम दिया? सेल्यूला नाम दिया। क्या दिया? सेल्यूला। सेल शब्द ना देकर इन्होंने नाम दिया सेल्यूला। ठीक है। इसमें उन्होंने माइक्रोग्राफिया में इसका वर्णन किया है। 1665 में मृत कोशिका डिस्कवर की रॉबर्ट हुक ने, मतलब जो खोजा था उसे, तो सेल डेड थी। कैसी थी? डेड थी। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिका, लिविंग सेल्स जिसे बोलते हैं आप लोग, शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, कपड़ा कहाँ है? लिविंग सेल्स की खोज है ना। ये तो मैं डेड हो गई, क्या हो गई? है डेड हो गई। आप अगर आपको लग रहा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते, नहीं तो मैं आप इसे रफ कर दूंगा। ओके, डन है। तो लिविंग सेल जो है मतलब जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज जो है वो किसने की है फिर? तो जीवित कोशिका की खोज जो है एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, तो वो की है लीवेनहॉक ने। किसने की है? लीवेनहॉक, या इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, लीवेनहॉक ने लिविंग सेल्स की खोज की है। इसे ही आप फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज किसने की है? तो जीवाणु की खोज भी जो है लीवेनहॉक ने की। किसने की है? लीवेनहॉक ने। 3 क्वेश्चन बने आपके कि सेल की डिस्कवरी कब हुई? 1665 में हुई। नाम क्या दिया? सेलुला नाम दिया है। बुक कौन सी है? माइक्रोग्राफिया है। लेकिन जो सेल खोजी थी वो कैसी थी भैया? वो सेल जो थी, वो डेड सेल थी। और कहाँ खोजा था? तो कॉर्क के टुकड़े में इसे खोजा था। कॉर्क के टुकड़े में इसे डिस्कवर किया था। ओके, कॉर्क रबर का टुकड़ा, पेड़ की छाल, जिसे आप बोल सकते हैं, इसे खोजा था। इन्होंने कहाँ खोजा था? तो इन्होंने जो है दांत की खुरचन, ठीक है, दांत की खुरचन में इसे खोजा था। मतलब जो सेल थी वो लिविंग थी। कैसी थी? लिविंग थी। और कब खोजा था? तो 1674 में, 1674 में इसे डिस्कवर किया था। और ये सेल जो थी डेड थी यहाँ पर, और ये सेल लिविंग थी। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बने। पहला क्वेश्चन मैंने अभी बताया, सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट, 1665 में। नाम क्या दिया था? सेलुला नाम दिया। नाम क्या दिया? सेलुला नाम दिया। बुक कौन सी? माइक्रोग्राफिया। सेल कैसी थी? डेड थी। लिविंग सेल की खोज किसने की है? लीवेनहॉक ने की है। कहाँ खोजा? दांत की खुरचन में खोजा। क्लियर है। और आपसे क्वेश्चन पूछे बैक्टीरिया की खोज किसने की है? बैक्टीरिया की खोज जो है
बैक्टीरिया की जो खोज है वो भी एंटोनियो वॉन लुवेनहॉक ने की। किसने की है? एंटोनियो वॉन लुवेनहॉक ने की। इतने सारे क्वेश्चन बने। ओके, आगे बढ़े। चलो, अब यहां से नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका, भारी कोशिका कौन सी है? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, संसार की सबसे बड़ी और बड़ी भारी कोशिका कौन सी है? ठीक। संसार की सबसे बड़ी और भारी जो सेल है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, इसे ऑस्ट्रिच एग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच एग बोलते हैं। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, इसे क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच एग बोलते हैं। इसका वेट लगभग 1.5 kg के बराबर होता है। लगभग 1.5 किलोग्राम का एक अंडा होता है, इसीलिए संसार की सबसे बड़ी, सबसे भारी सेल है। ओके, डन है। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है, सेल से ही दूसरा क्वेश्चन, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही होगी। आई होप कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही होगी। दूसरा क्वेश्चन जो है यहां से ये बनता है कि संसार की सबसे लंबी कोशिका, संसार की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी कोशिका है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। आंसर आएगा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आंसर आएगा तंत्रिका तंत्र, ऐसा लिख दो। तंत्रिका तंत्र जो है, नर्वस सिस्टम जो है संसार की सबसे लंबी सेल है। ठीक है, संसार की सबसे लंबी कोशिका क्या हो गई? आपकी नर्वस सिस्टम। ओके, डन है। दूसरा क्वेश्चन ही हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तीसरा क्वेश्चन ही होता है, संसार की सबसे छोटी कोशिका मतलब संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटी कोशिका कौन सी है? तो संसार की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, ये बेसिकली प्लांट में होती है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम लिख दो, गैलीसेप्टम। इसका डायमीटर 0.3 माइक्रोन के बराबर होता है। इसका डायमीटर 0.3 माइक्रोन, इतना छोटा होता है सेल। क्या होता है? इतना छोटा होता है ये सेल। इसका डायमीटर जो होता है, लेंथ जो होती है, ये 0.3 माइक्रोन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 0.3 के बराबर होती है। 3 क्वेश्चन बने आपके। संसार की सबसे बड़ी या भारी सेल कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, 1.5 kg। संसार की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र आपकी सबसे, मानव में भी वही होती है। उसके बाद संसार की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ओके, अगर मानव में बात करें, किस में बात करें? मानव में बात करें। ओके, मानव में गैमेटिक सेल बोला जाए, ठीक, मानव में गैमेटिक सेल बोला जाए तो ह्यूमन में जो होगी, एक होगी स्पर्म। क्या होगी? स्पर्म। तो स्पर्म और एक ओवम। क्या है? स्पर्म और ओवम। यह है शुक्राणु और यह है अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो स्पर्म में देखा जाए तो ओवम जो है, ओवम सबसे बड़ी सेल है, और स्पर्म सबसे छोटी सेल है। क्या है? छोटी सेल है। ये युग्मनज में है, ये काय में है? युग्मनज में है। ये आपका जाइगोट में आएगा। कहाँ आएगा? साइगोट में आएगा कि सबसे छोटी सेल, सबसे बड़ी सेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे? अगला क्वेश्चन यहां से बनता है कि पादप जगत का पीपीएलओ किसे बोलते हैं? तो पादप जगत का पीपीएलओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है, इसी से बन जाता है, पादप जगत का पीपीएलओ। पादप जगत का पीपीएलओ किसे कहा जाता है? तो पादप जगत का पीपीएलओ जो है माइकोप्लाज्मा
माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम, गैलीसेप्टम को ही कहा जाता है, इसी को कहा जाता है पादप जगत का पीपीएलओ, ठीक है। या इसे बोलते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन आता है, पादप जगत का जोकर किसे बोलते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन, पादप जगत का जोकर, पादप जगत का जोकर, पादप जगत का जोकर, ठीक है, जोकर बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट्स, पादप जगत का जोकर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहां से आता है कि पीपीएलओ का फुल फॉर्म, ये भी पता होना चाहिए आपको, पीपीएलओ क्या बोलते हैं आप, पीपीएलओ कहाँ किस चीज में होता है, तो ये गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी आपकी सेल है, तो इसको बोलते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोना लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो मैंने आज आपको छोटी सेल, बड़ी सेल, गैमेटिक सेल, ये सारी चीजें, यूनिट ऑफ सेल्स क्या होती है, ये सारी चीजें बतलाई है। ओके, इसे आगे बढ़ाएं, एक बार आप लोग रिपीट कर लो, और अगर आपको बार बार रिवीजन करना है तो रिपीट कर लीजिए, वीडियो को बार बार थोड़ा पॉज कीजिए, फिर लिखिए, नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद पढ़िए, तो अपने आप चीज़ें क्लियर होगी। क्योंकि ऐसी टर्मिनोलॉजी है ये याद नहीं होती, क्या नहीं होती है, याद नहीं होती, तो एक बार पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कैसा बनता है, मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के साथ साथ आपके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करवा रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम में कोई आपको प्रॉब्लम्स ना जाए। ओके, तो यहाँ से ये क्वेश्चंस बनते हैं, छोटी सेल, बड़ी सेल। अब क्या हुआ कि सेल जो है, सेल की डिस्कवरी हो गई, सब हो गया, उसके बाद जो है ना सेल थ्योरी दी गई। क्या दी गई, सेल थ्योरी दी गई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी जो है या कोशिका सिद्धांत, इसे बोलते हैं कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत जो है, दो वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है स्लाइडेन और स्वान। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेंट प्लस स्वान, दो वैज्ञानिक हैं, स्लाइडेंट और स्वान, दो वैज्ञानिक हैं, जिनमें एक जो है ना स्लाइडेंट, ये बॉटनिस्ट है। क्या है, बॉटनिस्ट, और ये है जूलॉजिस्ट। मतलब एक है जंतु वैज्ञानिक, एक है वनस्पति शास्त्री, और एक है जंतु वैज्ञानिक। एक है वनस्पति शास्त्री और एक है जंतु वैज्ञानिक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इन्होंने जब सेल का थ्योरी दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल थ्योरी दिया, कोशिका सिद्धांत दिया, तो उन्होंने दो चीजें कही सजीवों के बारे में, लिविंग्स के बारे में। किसके बारे में, लिविंग्स के बारे में ना, लिविंग्स के बारे में दो चीजें कही। अब वो दो चीजें कौन कौन सी है कि यदि कोई सजीव है, क्या है, यदि कोई सजीव है तो इसको बोलेंगे ईच लिविंग हैव अ सेल। तो प्रत्येक सजीव में क्या होगी, कोशिका होगी। क्या होगी, प्रत्येक सजीव में क्या होगी, कोशिका होगी। दूसरा इनका कॉन्सेप्ट था ईच लिविंग हैव अ न्यूक्लियस, ईच लिविंग सेल हैव अ न्यूक्लियस, ठीक है। ईच लिविंग सेल हैव अ न्यूक्लियस। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक सजीव है उसमें अगर कोशिका होगी तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा। माने अगर ये सेल है, किसी सजीव में अगर ये सेल है तो उसमें न्यूक्लियस भी होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, कोशिका सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। क्या किया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कब किया, तो 1838
और 1839 के बीच में, मतलब 1838 टू 1839 में इन्होंने जो है इस सेल थ्योरी को सबके सामने, ऑल इन द वर्ल्ड, सबके सामने प्रस्तुत किया और कहा यदि कोई लिविंग है, यदि कोई लिविंग है तो उसमें क्या होगा, सेल होगा, और यदि सेल है तो उसमें न्यूक्लियस होगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि सब चीज़ के पीछे स्केप्शन छुपे होते हैं। हर चीज़ प्रूफ होने के बाद जो है कुछ अपवाद से आ जाते हैं, आते कि नहीं आते, और हमेशा क्वेश्चंस जो होते हैं वो अपवाद से ही पूछे जाते हैं, स्केप्शन से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी इसके 4 अपवाद देखने को मिलते हैं। अब वो 4 कौन कौन से हैं जो देखने को मिलते हैं, जो इनको फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो का मतलब ये है कि ईच लिविंग हैव अ सेल, मतलब अगर सजीव है तो उसमें कोशिका होगी। ईच लिविंग हैव अ सेल अ न्यूक्लियस, अगर सेल है तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, मतलब केंद्रक होगा। कॉमन सी बात है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसे फॉलो नहीं करती, तो सबसे पहला ये है कि वायरस जो है ऐसा सजीव है, ऐसा लिविंग है। सबसे पहला स्केप्शन देखा जाता है, सबसे पहला स्केप्शन देखा जाता है वायरस। क्या देखा जाता है, वायरस। इसके बारे में मैं एक बार डिटेल से क्लास ले लूँगा कि वायरस होता क्या है, ठीक। एक क्लास हम इस पर ही डिपेंड कर लेंगे, ठीक है। वायरस की खोज जो है इवानोव्स्की ने की थी। किसने की थी, इवानोव्स्की ने सबसे पहले वायरस की खोज की थी। इवानोव्स्की एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम वायरस की खोज की थी। वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, निर्जीव के बीच की क्या है, कड़ी है। अगर वायरस जो है, यदि वायरस जो है अगर नॉर्मल जो है किसी होस्ट के बाहर होगा, होस्ट का मतलब है किसी भी सजीव के बाहर होगा, तो वह क्रिस्टल फॉर्म में होगा, शक्कर के दाने के फॉर्म में होगा। लेकिन यदि वह किसी होस्ट में चला जाता है तो वह जो है एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। मतलब कि अगर होस्ट में नहीं होगा तो डेड होगा, और होस्ट में जैसे इसे होस्ट मिल जाता है तो कैसा हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। और इसमें जो सबसे पहली बात, इसमें जो सेल नहीं होती, वायरस में कोई कोशिका नहीं पाई जाती, कोई कोशिका नहीं पाई जाती, ठीक है। ये एक प्रकार का यूनिसेलुलर सेल है। क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। एक कोशिजीव है। कैसा है ये, एक कोशिजीव है। इसमें कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती, इसलिए सबसे पहला अपवाद हो गया आपका वायरस। समझ में आया। स्केप्शन नंबर फर्स्ट। स्केप्शन नंबर सेकंड देखेंगे। स्केप्शन नंबर सेकंड है मेमलिया या मेमल्स या स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ओके, डन है। स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो मानव भी क्या है, स्तनधारी जीव है। कैसा है, स्तनधारी। तो हमारे अंदर जो आरबीसी होती है, क्या होती है, आरबीसी होती है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता दोस्तों। लेकिन अब कैप्शन के अंदर कैप्शन है, ऐसे कौन कौन से जंतु है जिनकी आरबीसी में जो है केंद्रक पाया जाता है, तो वह है ऊंट, लामा और जिराफ। ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। मतलब कि अपवाद के अंदर अपवाद। हम पहले देख रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी सेल है जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो आरबीसी जो होती है, ऊंट लामा जिराफ जो है, इनकी आरबीसी में जो है केंद्रक जो है पाया जाता है। लेकिन मनुष्य एक स्तनधारी जीव है जिसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। एक क्वेश्चन यहाँ से बना, एक क्वेश्चन मैंने अपवाद से बना दिया। अपवाद के अंदर अपवाद, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं दोस्तों। एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ मैं कि कॉम्पिटिशन की अगर तैयारी कर रहे हैं आप लोग, अगर आप सोच रहे हैं कि कॉम्पिटिशन में आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस दिया जाएगा, तो ये आपका भ्रम है। आपको थोड़ा सा एक्टिव होकर थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, तब जाकर आप जो है सभी के लेवल में आओगे, मतलब कंपटीशन के लेवल में आओगे। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर चीज़ें पढ़ ली है
और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मेहनत के लिए आपको थोड़ा डीप में पढ़ना होगा। क्या करना पड़ेगा? डीप में पढ़ना होगा, ठीक। एक्सेप्शन नंबर थर्ड, एक्सेप्शन नंबर थर्ड क्या बोलता है? एक्सेप्शन नंबर थर्ड ये बोलता है कि मानव में, चलो मानव में तो हो गया, कि सेल टू टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। क्या सेल होती है? एक्सेप्शन नंबर थर्ड बोलता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक। तो यहां पर जो प्रो मतलब है ये एंशिएंट का दर्शाता है, मतलब प्राचीन सेल को दर्शाता है। और जितनी भी सेल्स होती है, जितने भी जीव आते हैं इनमें, प्राचीन में जितने भी जीव आते हैं, जैसे कि मैंने कहा कवक, शैवाल, जीवाणु, इन सभी में जो केंद्रक होता है वो टूटा फूटा होता है, मतलब पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाता है। केंद्रक जो होता है, केंद्रक टूटा फूटा, यानी ना के बराबर। अगर ये केंद्रक है, ये न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है जिसे आप केंद्रक बोलते हैं। अब ये केंद्रक है और ये क्या है? जीव द्रव्य है, जैसे आप प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, इसे समझाइए ना। जैसे ये केंद्रक है, ये सेल है। क्या है? ये सेल है। अब मान लो ये बैक्टीरिया सेल है। कैसी सेल है? बैक्टीरिया सेल है, मतलब बैक्टीरिया सेल है, ये बैक्टीरिया सेल है। अब इसका केंद्रक जो होगा ऐसा टूटा फूटा होगा, ऐसा टूटा फूटा, ठीक है। अब इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होगा, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो पूरे के पूरे द्रव में क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपसे डिकोड कैसे करोगे? इसका जेनेटिक मटेरियल बिखर गया ना, तो आपसे डिकोड कैसे करोगे? इसीलिए इसे टूटा फूटा ना मानकर केंद्रक नहीं माना जाता है, मतलब डेवलप ही नहीं है, तो ना ही के बराबर है। तो एक एक्सेप्शन नंबर सेकंड हो गया। थर्ड हो गया कि भैया ऐसी सेल जिनमें केंद्रक ना हो, वो भी इसका अपवाद हो गया सेल थ्योरी का। स्लाइडेन एंड श्वान की जो सेल थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि सजीवों में केंद्रक, सजीवों में सेल होगी और सेल के अंदर केंद्रक होगा। तो यहां पर एक एक्सेप्शन निकल के आ गया कि इनमें जो सेल होती है, तो वो जो उनमें न्यूक्लियस होता है वो टूटा फूटा होता है, जैसे जेनेटिक जो मटेरियल होता है पूरा का पूरा जो है प्रोटोप्लाज्म में आ जाता है, बिखर जाता है। इसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और जो अंदर जो द्रव होगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, मतलब केंद्रक द्रव्य। क्लियर है? तो इनमें जो होगा, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा, ऐसा माना जाता है। ये एक्सेप्शन नंबर थर्ड। क्या हो गया? एक्सेप्शन नंबर थर्ड। ओके, डन है। अब एक्सेप्शन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एसएससी वगैरह में पूछा गया है, हालिया एग्जाम में देखा गया है। एक्सेप्शन नंबर 4 क्या बोलता है कि प्लांट में, पौधों में 2 ऊतक होते हैं जिनका नाम है जाइलम। क्या नाम है? जाइलम। और एक ऊतक का नाम है फ्लोएम। क्या नाम है? फ्लोएम, ठीक है। इसे जाइलम बोलते हैं और एक को बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोलते हैं? फ्लोएम बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम से क्या समझ में आ रहा है आपको कि जाइलम जो है प्लांट को क्या सप्लाई करेगा? जाइलम वाटर सप्लाई करेगा। क्या करेगा? वाटर और मिनरल, वाटर और मिनरल सप्लाई करेगा। फ्लोएम क्या सप्लाई करेगा? ये करेगा फूड। क्या करेगा? फूड सप्लाई करेगा। फूड मतलब भोजन, सिंपल सी बात है। तो जाइलम और फ्लोएम में एक ही चीज है कि जब ये फूड सप्लाई करता है फ्लोएम, तो प्लांट में धागेनुमा संरचना होती है और इनमें सेल्स होती है। क्या होती है? केस जैसे सेल्स होती है जो जड़ से सीधे सीधे नीचे जाती है। इनमें जो चलनी नलिकाएं होती है, ऐसे ऐसे इनमें सेल पाई जाती है, उनको सीव ट्यूब्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीव ट्यूब्स बोला जाता है। उनमें जो है सीव ट्यूब्स में जो है कोशिका के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। कोशिका के अंदर केंद्रक जो होगा, केंद्रक अनुपस्थित होता है। मतलब कि इन सीव ट्यूब्स में केंद्रक जो होगा एब्सेंट होगा। क्या होगा? एब्सेंट होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये 4 अपवाद हो गए। बहुत सारे अपवाद के बाद कोई भी थ्योरी जो है
मान्य होती है, तब भी जो है इस थ्योरी देने के कारण जो है स्लाइडेन स्वान को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि भैया बताइए मानव में 2 से 4 सेल बनी, जैसे कि मानव की बात करें या एनिमल की बात करें, तो जो गैमेटिक सेल होती है वो होती है स्पर्म, क्या होती है स्पर्म, और होती है ओवम, क्या होती है एवम। इन दोनों से बना जाइगोट, क्या बना जाइगोट, जाइगोट बना, क्या बना जाइगोट बना। क्लियर है, जिसे आप युग्मनज बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। क्लियर है। फिर आगे बना एम्ब्रियो, क्या बना एम्ब्रियो, इसे आप भ्रूण बोलते हैं, क्या बोलते हैं भ्रूण बोलते हैं। तो जब ये आगे बना, ये 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, 8 से 16 हुई, 32 64 ये बढ़ता गया और करोड़ों सेल हो गए। तो बताइए साहब कि ये सेल आई कहाँ से। आप तो बोल रहे हैं ये तो ठीक है, सेल हो गए, न्यूक्लियस होगा, मानते हैं, लेकिन हमारे अंदर करोड़ों सेल आई कब। तो ये इस बात पर मौन रह गए, क्या रह गए, मौन रह गए। और यह जो है समझा नहीं पाए, इसी कारण जो है ये जो सेल थ्योरी है जो आप देख रहे हैं, कोशिका सिद्धांत जो है ये फ्लॉप हो गई। क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। मतलब कि इसकी वास्तविकता को यह पहचान नहीं पाए, समझा नहीं पाए, इसीलिए ये सेल थ्योरी हो गई फ्लॉप। क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। लेकिन फिर भी फ्लॉप होने के बाद भी आपको 4 इंस्क्रिप्शन याद रखने हैं, कब दी है, किसने दी है, क्यों दी है, ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसलिए इसको आपको मैंने डिटेल में बताया है। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे कि ये इसे क्या कहते हैं, इसे शुक्राणु बोलते हैं, ये भी देख लेना आप, शुक्राणु। और इसे बोलते हैं अंडाणु, क्या बोलते हैं अंडाणु। ठीक है, ये फीमेल में होता है और ये मेल में होता है। क्लियर है, इतना तो क्लियर होगा ना। ओके, तो अब जो है ये सेल थ्योरी जो हो गई क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। उसके बाद जो है एक नए व्यक्ति आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी, बार बार ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम में पूछी जाती है कि वो टर्मिनोलॉजी क्या थी। वो टर्मिनोलॉजी थी ऑमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब पुरानी कोशिका से ही नवीन कोशिका का जन्म होता है, मतलब पुरानी कोशिका से ही नवीन कोशिका का जन्म होता है। और यही है सेल डिवीजन। क्या है, कोशिका विभाजन। क्या है, यही है कोशिका विभाजन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसे नेक्स्ट डे हम इसे कंटिन्यू करेंगे इसके बाद की चीज़ें को, क्योंकि अभी जो है ना बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन टाइप का हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसलिए हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इसे हम आगे बढ़ाएंगे, एकदम से आगे नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो है आपका जो सब्जेक्ट है वो सॉलिड हो जाए। कहीं भी आप जाएँ, कहीं भी एग्जाम दें, आपको बनना चाहिए। क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, एग्जाम क्लियर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अगला जो हम थ्योरी देखेंगे रुडोल्फ विर्चो की मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या देखेंगे, मॉडर्न सेल थ्योरी देखेंगे, जो उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आज आपको क्लास समझ में आई होगी। थोड़ा था लेकिन थोड़ा भी बहुत मज़ेदार था। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। आज मैंने कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट किए हैं। अगर डेली अगर 8 से 10 क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, अदर आयोग्स में आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने की पूरी संभावना है। क्या है, आने की पूरी संभावना है। क्लियर है। तो हमने कोशिका सिद्धांत देखा, आज सेल के बारे में देखा। अब जो है नेक्स्ट डे हम लोग रुडोल्फ विर्चो का सेल डिवीजन देखेंगे। क्या देखेंगे, रुडोल्फ विर्चो का सेल डिवीजन देखेंगे। हाँ, मैं सेल डिवीजन पूरा कंटिन्यू तो नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा जाता है कि सेल डिवीज़न किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया, कोशिका विभाजन होता क्या है, मियोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, अमाइटोसिस क्या है। उससे पहले जो है हम एक टॉपिक क्लियर करेंगे। वो टॉपिक होगा हमारा सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल। क्या होगा, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ओके, उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले एनिमल सेल और प्लांट सेल देखेंगे, उसके बाद सेल डिवीज़न। ओके, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।